जय हिंद। मेरे चैनल एसआईपी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की अगली टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, इससे पहले दो टॉपिक चल चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र और ग्लैंडुलर सिस्टम ग्रंथि तंत्र। ठीक है, उसमें पूरी चीज कवर हुई। आप लोग उसको जरूर देखिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें डाइजेशन के पूरे पार्ट चले। जो पूरे एग्जाम से क्वेश्चन हर साल यूपीएससी हो यूपीपीएससी हो कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, बायोलॉजी में हर एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन दिख ही जाते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी का आप जानते हैं रोल कितना है, 20 से 22 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंडुलर सिस्टम में तीनों ग्लैंड पढ़ाया, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें आज हम लोग को यह समझना है कि हम लोगों का तंत्रिका तंत्र, जिसमें सबसे मेन ब्रेन कैसे काम करता है। दिमाग तो खूब चलाते होंगे, लेकिन आज जानेंगे कि दिमाग आप नहीं चलाते, दिमाग आपको चलाता है, और कैसे सब एक्टिविटी होती है, कैसे हम सोचते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। बहुत ही रोचक रोचक बातें आज आपको जानने को मिलेंगी, जहां पे कभी आप ये चीज जानते भी नहीं थे और सोचने की कोशिश नहीं करते थे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो सारी चीजें पता चलेंगी। बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए नर्वस सिस्टम सबसे पहला, इसका तो पहले हिंदी अर्थ जान जाइए। हिंदी में इसे हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई? तंत्रिका तंत्र। ठीक, नर्वस सिस्टम है क्या? अगर इनका एक सामान्य परिचय किया जाए तो आप इसको लिखेंगे कि ये बहुत नाजुक, मतलब बोल सकते हैं मोस्ट डेलिकेट, फिर संवेदनशील, जिसे बोलते हैं सेंसिटिव, और बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनका एक परिचय है कि नर्वस सिस्टम हमारा है क्या। तो संवेदनशील है, ठीक है, और बहुत ही सेंसिटिव होने के बाद बहुत नाजुक भी है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सारा काम यही करता है। ठीक ना, इसलिए तो इसको बोलते हैं मास्टर सिस्टम। यहां भी एक चीज आप केयर करिएगा, बहुत लोग गलतफहमी पड़ जाते हैं मास्टर ग्लैंड और मास्टर सिस्टम को लेके। मास्टर ग्लैंड की बात करें तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था ना पिछले टॉपिक में, एंडोक्राइन सिस्टम, पीयूष ग्रंथि। और मास्टर सिस्टम का है, ग्लैंड का है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, और मास्टर सिस्टम मास्टर तंत्र नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली बात की है नाजुक भी है, संवेदनशील है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी बात क्या है भाई, यह एक जटिलतम तंत्र है। मतलब आज तक कोई मानव ब्रेन नहीं बना पाया, हार्ड सिस्टम। ठीक है ना, बहुत ही जटिलतम तंत्र। और क्या बोले कि इसको बोलते हैं मास्टर सिस्टम। तो ये भी लिख लीजिएगा कि ये हमारा मास्टर सिस्टम है, जिसे हम मास्टर तंत्र कहते हैं। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आता है, इजी भी है, दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, और पढ़े होंगे पहले से जानते हैं तो रिवाइज हो गया आपका। तो अब बात आएगी कि मास्टर सिस्टम कहते क्यों है। क्योंकि हमारे शरीर के सारे अंगों को कार्य करने के लिए यही निर्देश देता है कि कब क्या करना है, इसीलिए इसको मास्टर तंत्र बोला जाता है, मास्टर सिस्टम कहा जाता है। बात समझ में आई? मतलब कि अगर आप बैठे हैं और आपके बगल में कोई बैठा, आपको एक झापड़ दे दिया, आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर एक झापड़ खींचा, फिर मुस्कुरा रहे हैं, फिर खींचा, फिर मुस्कुराए। अब वो झापड़ पे झापड़ खींचे जा रहा है और आप मुस्कुराए जा रहे हैं। इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक से काम करता तो वहीं पटक के बल हिक मारते, एकदम सही काम किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बिना कोई कुछ कहे आपको पीट रहा है, इसका मतलब कि अब आपका दायित्व बनता है कि आप भी, अगर आपके बराबर में है तो पीटे, अब मजबूत है तो भाग निकले। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम सब चीजों को सोचने, विचारने, क्या करना है, कब क्या करना है, हर एक चीज के बारे में यही बताता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मास्टर सिस्टम। अच्छा, इसी में बात आती है नर्वस जो है, यहां से बना न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन्स क्या है, बराबर सुनते होंगे, इसी को बोलते हैं नर्व सेल। ठीक ना, इसी न्यूरॉन्स को बोलते हैं नर्व सेल, जिसे बोला जाता है हिंदी में तंत्र कोशिका। न्यूरॉन्स को न्यूरॉन से ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये तंत्र कोशिका, ये क्या है भाई?
तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, शरीर के अंदर पाई जाने वाली क्या है, ये सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन करे कि पूरे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आप आंख मूंद के बताइएगा कि हमारा जो न्यूरॉन्स है वो सबसे लंबी सेल है। इसको खोल दिया जाए ना, बहुत किलोमीटर तक ये निकल जाएगी सीधे, तो ऐसे सर्कुलर आकार में तब ये बंद है। अगर आप मानव कपाल देखें, मानव मुंडी, तो यहां से ले ऐसे, तो ये वाला जो जाल दिख रहा है आपका, ये ऐसे पूरा, यहां से आप देखे होंगे गूगल के इमेज पे, इसे ना हार्ट सिस्टम बोलते हैं। ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है और एडजस्ट किया है भगवान ने। ठीक है, तो ये न्यूरॉन हमारी सबसे लंबी कोशिका, और यही जब न्यूरॉन 1 अरब से ज्यादा मिलते हैं तो ब्रेन बनता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा कि 1 अरब से अधिक न्यूरॉन से मिलके ब्रेन बना है। इस पॉइंट को तो लिख लीजिएगा, 1 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स से मिलकर ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, तो अब बात होगी कि इस न्यूरॉन की खुराक क्या है। तो लोग कहते हैं ना कि अरे भैया बढ़िया खाते होंगे तो बढ़िया दिमाग है, वो गरीब आदमी है तो गरीब दिमाग, कभी ऐसा ना सोचिएगा। आप देखते होंगे एक गरीब लड़का भी आईएएस बन गया और एक अमीर लड़का भी आईएएस बन गया। कहने का मतलब कि इस न्यूरॉन्स की खुराक जो है सबके लिए प्रकृति ने बराबर की है, कोई अलग खुराक है ही नहीं, और जो जितना पढ़ेगा मन से वैसा रिजल्ट लाएगा। ठीक है, तो देखिए इस न्यूरॉन्स की खुराक क्या है। ठीक ना, ये न्यूरॉन्स क्या मांगता है, तो लिखिएगा न्यूरॉन्स की आवश्यकता, इसकी नीड क्या है, न्यूरॉन्स की आवश्यकता। ठीक, तो इसकी बस 2 ही नीड है, और वो भी बहुत कम कम। पहली बात तो इसको आप ग्लूकोज दे दीजिए, जो बॉडी में हमेशा रहता है, वो भी कितना चाहिए, तो 20%, 20%। ठीक है, और दूसरी बात क्या है भाई, तो दूसरी बात ये कह रहा है कि मुझे और कुछ नहीं, बस ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन यही प्राणवायु, और वो भी कितना, 20%। आपके सामने रिजल्ट है, और प्रकृति में अमीर हो चाहे गरीब, सभी को ये बराबर मिलता है। अब बात समझ में आई, ग्लूकोज हो तो 20% और ऑक्सीजन हो तो भी 20%, इसकी पूरी खुराक कंप्लीट हो गई। यही है न्यूरॉन की आवश्यकता। क्लियर। अब बात आएगी कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आइए लिखा जाए, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही बनाया करिए। नर्वस सिस्टम कॉपी के बीचों बीच लिखिएगा। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सीएनएस सॉल्ट में, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आप लिखते चलिएगा। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एनएस का मतलब समझ रहे हैं, पेरिफेरल, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, और ये है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब बात आएगी कि इन दोनों के अंदर क्या है, कौन कौन से पार्ट हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसी के अंतर्गत आता है आपका ब्रेन और बैकबोन। बात समझ में आई। जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मेरुरज्जु है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, वो किस में आता है, वो इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। बीचों बीच है भाई, ये बीच में है, और रीढ़ की हड्डी क्या है, एकदम आपके बीचों बीच है। ठीक, पीछे, तो ये हमारा सेंट्रल है। अब पेरिफेरल में बात करें तो पेरिफेरल में भी 2 हैं, उसके भी पार्ट 2 हैं। तो सबसे पहले तो है पेरिफेरल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक ना, पेरिफेरल में क्या है, सोमैटिक। एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम की बात हो रही है भाई। ठीक ना, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। क्लियर, क्या है, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक, एक सेकंड, तो हमारा क्या है, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक। क्लियर, और दूसरा है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब यहां ध्यान से समझिएगा बात को।
एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक। सोमैटिक का मतलब ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा से हो, और ऑटोनॉमिक का मतलब अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से ना होता हो, ठीक है। इच्छा से जो हो रहा है उसका निर्देश कंकाल पेशी में जाता है। तो आप लिखेंगे कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जो इसका निर्देश डायरेक्शन होता है वो स्केलेटल मसल्स कहाँ जाता है, कंकाल पेशी, ठीक ना। तभी आपके मन में जो भी बातें आई, मैं पानी पी लूं, मैं खाना खा लूं, ये हाथ उठा लूं, किसी को मार दूं, किसी को परेशान कर दूं, वो सारा जो आदेश निर्देश चल रहा है, हाथ उठाने का, ये सब चीजें, पैर उठाने का, चलने का, तो ये जो कंकाल में आदेश निर्देश कहाँ जा रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अपनी इच्छा से हो रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हमारे शरीर में है जो अपनी इच्छा से नहीं होती। आप लोग पिछली क्लास किए तो मैंने बताया भी था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको इंडोक्राइन ग्लैंड, उस समय हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन्हीं की बात चल रही थी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी है और हाइपोथैलेमस ब्रेन भी है, तो वही हमको सब काम करने के लिए कहता है, ठीक है। तो जो भी हमारी इच्छा से हुई वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, फिर भी शरीर मौजूद है, जैसे हार्ट बीट, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, जैसे हमको आंखों का पलक का झपकना। तो ऐसी जो क्रियाएं जो अपने आप हों, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसके जो सलाइवा है, लार है, एंजाइम है, उसका सीक्रेट अधिक होना और कम होना, तो अभी मैं सब लिखवाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो ऑटोनॉमिक का पार्ट होती हैं, और वो भी ईश्वर ने दो बनाया है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो इसमें नहीं हो पाएगा, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर ऑटोनॉमिक को स्पेशली लिखा जाए। अब देखिए ऑटोनॉमिक, और आप ध्यान दीजिए कि पढ़े कहां पे है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑटोनॉमिक कहां से किसका पार्ट है, ठीक ना, ये दिमाग में रहे। देख लीजिए एक बार कि ये पेरिफेरल, सेंट्रल में आपका ब्रेन और बैकबोन, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऐच्छिक बताई दिया अपनी इच्छा से। ऑटोनॉमिक जो है ये पेरिफेरल का है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आजू बाजू रहते हैं, अगल बगल, ठीक ना। और उसमें भी ऑटोनॉमिक दो प्रकार का होता है, उसी को पढ़ना है, क्लियर। तो उसी को देखा जाए, आइए। तो ये हमारा क्या है भाई, एक सेकेंड, हाँ, ऑटोनॉमिक, ठीक। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक है ये भी दो प्रकार का बताया। इसमें क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। बायोलॉजी है तो इंग्लिश से घबराइएगा मत, स्पेलिंग से 2-3 बार पढ़ेंगे ना सब आसान हो जाएगा। तो ये है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और दूसरा होता है, बस पैरा लग गया है नाम के आगे, बाकी सेम सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक होता है, पढ़ते सिंपैथेटिक है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं इनको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, क्लियर। तो ये है अनुकंपी, ये परानुकंपी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। और ये भी ध्यान रखिएगा कि किसमें आप देख रहे हैं, तो वो आपका ये पार्ट है जो ऑटोनॉमिक है पेरिफेरल का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऑटोनॉमिक में दो चीजें हो गई, और खुद ये अपने बस में नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑटोनॉमिक का मतलब है अनैच्छिक, जो अपनी इच्छा से ना होता हो। भगवान ने उसमें भी दो चीजें की हैं, दो पार्ट किया है। अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में अंतर क्या है तो सब जानेंगे हम लोग लिख लिख के सबके बारे में। तो पहला डालिएगा हेडिंग सिंपैथेटिक और दूसरा रहेगा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें पॉइंट ला के सब लिखिएगा, ठीक ना। मैं बोल भी दूंगा, ज्यादा लिखूंगा तो फिर क्लास बहुत लंबी होगी, आप लिखते चलिएगा। आप तो जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना मुझे पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे, आगे कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट सिंपैथेटिक में, इसकी क्रिया से शरीर के बाल खड़े हो जाते। अब आप सोचेंगे खड़े हो जाते हैं, ऐसे बाल ऐसे खड़ा नहीं हो गया, ऐसे खड़े हो गए तो 10 लोग देख के भाग लेंगे, कई लोग मूर्छित हो जाएंगे वहीं पे। खड़े होने का मतलब ये बाल नहीं, शरीर के बाल। ठंड लगा तो शरीर के जो रोम छिद्र हैं, रोएं, वो खड़े हो गए। डर लगा तो खड़े हो गए। ये हमारे बस में नहीं है, ये अपने आप होता है, ठीक है ना। तो इसकी क्रिया शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। लार ग्रंथि मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स,
के स्राव का मतलब सिक्रेशन, स्त्राव, ठीक। तो ये लाल ग्रंथियों के स्राव को क्या कर देता है, कम कर देता है, और जाहिर सी बात है कम करेगा तो खाने का पाचन अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। फिर तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह हार्ट बीट को तेज कर देता है। गए इंटरव्यू देने और मना कर रहे हैं हार्ट को, नहीं तुम अधिक मत धड़को, मत घबराओ, मत घबराओ, यही हम उलट जाएंगे, मूर्छा हो जाएगा इंटरव्यू रूम में, वो नहीं मानने वाला। ये हार्ट बीट बढ़ जाएगा क्योंकि ये ऑटोनोमिक क्रिया है, और ऑटोनोमिक में किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं वो सब ये देता है, और जितनी शांत अवस्थाएं होती हैं उसके लिए ये जिम्मेदार है। बात समझ में आई। तो इसीलिए इधर हम ज्यादा पॉइंट लिखेंगे और इसका जस्ट उल्टा बस 2 पॉइंट लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो इधर है उसी का जस्ट विलोम होता है, ये एकदम उल्टा, ठीक है। तो ये हार्ट बीट को तेज कर देता है, ठीक। फिर जो हमारी आंख की पुतली है ना, पुपिल, आई पुपिल, इसको फैलाता है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट पेज ले लिया जाए। तो लिखिएगा अगला पॉइंट कौन सा था भाई, 3 पॉइंट हुए, चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह आंख की पुतली को फैलाता है। यह आंख की पुतली को फैलाता है। पुतली मतलब पुपिल, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं पुपिल। आंख की पुतली को क्या करता है भाई, फैलाता है, ठीक है। नंबर 5, ये श्वसन दर को तेज करता है। देख रहे हैं ना, सारी उत्तेजित एक्टिविटी इसी से हो रही है, और जो अपने बस में नहीं है। श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, तेज, फास्ट करता है। फिर ये ब्लड प्रेशर, बीपी को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। फिर यह ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड में शुगर के स्तर, लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। फिर यह ब्लड में मतलब रक्त में आरबीसी की संख्या को, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक ना। तो यह ब्लड में आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। मतलब आप वही लिखेंगे कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके सामूहिक प्रभाव से, ओवरऑल इसके सामूहिक प्रभाव से भय मतलब फियर, पीड़ा मतलब पेन, और क्रोध मतलब एंग्री, भय, पीड़ा और क्रोध की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। स्थिति लिखे हैं, कंडीशन हो जाएगी परिस्थिति। तो सामूहिक, इसके सामूहिक प्रभाव क्या हो रहा है, भय, पीड़ा और क्रोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, जो आप देख लिए। और पैरासिम्पैथेटिक में हम 2 पॉइंट लिखेंगे तो आप पूरी बात समझ जाएंगे, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा, तो आइए लिख लिया जाए, डाल लीजिएगा हेडिंग पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी। नंबर 1, उधर आपने देखा कि वो आंख की पुतली को फैला रहा था, तो ये आंख की पुतली का संकुचन करता है, सिकोड़ देता है, मतलब बैलेंस हो गया। आंख की पुतली का संकुचन मतलब सिकोड़ना, सिस्टोल, संकुचन करता है, ठीक है। फिर नंबर 2, यह लाल ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाता है, ठीक। तो लिखिएगा, यह लाल ग्रंथियों का जो स्राव है और पाचक रस, उसमें वृद्धि करता है। क्लियर। तो बात हो गई, समझ गए ना। वो शुगर को बढ़ाता है, ये शुगर को नॉर्मल करता है। बीपी को बढ़ाता था वो, बीपी को ये कंट्रोल करता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा, ओवरऑल इसके सामूहिक प्रभाव से आराम तथा सुख की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आराम और सुख की स्थितियां। क्लियर। तो अब आप बाकायदे समझ गए। यहां फिर से देख लीजिए अच्छे से कि ऑटोनोमिक, वो भी ऑटोनोमिक इसका पार्ट था। नर्वस सिस्टम यहां है, सेंट्रल में ब्रेन, बैकबोन, पेरिफेरल में सोमैटिक, वो उसके निर्देश अपनी इच्छा से कंकाल पेशी में। ऑटोनोमिक में 2 पार्ट देखे, जिसमें हमारा है सिंपैथेटिक, ऑटोनोमिक में पैरासिम्पैथेटिक मतलब अनुकंपी, परानुकंपी, और दोनों ही हमारी इच्छा से नहीं होता। उसमें हम ये पॉइंट देखे, सिंपैथेटिक के देखे, और फिर पैरासिम्पैथेटिक जैसे उसका उल्टा, ये आराम और सुख की स्थितियां, और वो कष्टकारक क्रोध और भय पीड़ा की स्थितियां। ये बात अभी चली केवल किसकी, अभी ये बात चली है
सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमने ओवरऑल देखा, ठीक है, पेरिफेरल के बारे में। और बात हमको अपने आज के टॉपिक में करना क्या है, ब्रेन, मस्तिष्क पढ़ना है। मेन वही पढ़ना ही होता है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, क्या एक्टिविटी होती है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यहां से जो आते हैं मैंने बता दिया, नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। अब हम सेंट्रल में बात करेंगे ब्रेन की, ठीक है। तो आइए डालिए हेडिंग, ये तो एक सामान्य परिचय था, ठीक ना। तो अब लिखिएगा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत जो आप देखे थे, हमारा मस्तिष्क क्या है, ठीक। ब्रेन इसी को बोलते हैं मस्तिष्क, ठीक है। 3 टाइप होते हैं और 3 के वो कई टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, ठीक ना, जिसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। आगे वाला जो ब्रेन है उसे फोर ब्रेन बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है सेरिब्रम, ठीक, और दूसरा होता है आपका डाइएंसीफेलॉन। डाइएंसीफेलॉन, इसमें भी 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। पहले का पार्ट है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ठीक। फिर दूसरा नंबर है मिड ब्रेन का, जिसे हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं भाई, मध्य मस्तिष्क, ठीक। इसमें भी आपकी 2 चीजें आती हैं, व्हाइट मार्कर ले लिया जाए। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। बॉक्स में कर दे रहा हूं, दिखेगा आपको। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। 2 बार नाम पढ़ेंगे ना तो ये सब आपको याद हो जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। अभी पहली बार में लग रहा होगा कि अरे ये सब साइंटिफिक नेम है, लेकिन यही नेम है, ठीक है ना। और ये जानना बहुत जरूरी है, और सारे क्वेश्चन की भरमार भी है, और आज आप अपने ब्रेन के बारे में समझ भी रहे हैं। और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक ना। और इसी के तहत पॉन्स भी आता है और हिंड ब्रेन भी आता है। तो हम हिंड ब्रेन के तहत पढ़ेंगे, वो बीच में ही रहता है, ठीक ना। लेकिन पश्च मस्तिष्क में हम कहते हैं पॉन्स को, ठीक। तो ये मिड ब्रेन का पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। ध्यान रखिए सेरिब्रम है, यू है, ये सेरिब्रल है, और हिंड ब्रेन में आपको सेरिब्लम मिलेगा, ठीक ना। तो अब उसी को लिखने जा रहे हैं। तो अब फिर क्या है हमारा नंबर 3 जो है वो है हमारा हिंड ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो आइए लिखा जाए हिंड ब्रेन, ये है पश्च मस्तिष्क, सबसे पीछे वाला मस्तिष्क, ठीक ना। और इसमें हम 3 पार्ट को देखेंगे, तो इधर देख ले रहे हैं, ठीक। इधर आप नीचे लिखिएगा, आपके तो जगह रहेगा ही, ठीक है। तो हिंड ब्रेन में पहला क्या है भाई, पॉन्स, उसमें पूरा नाम है इनका पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। क्या नाम है इनका, पॉन्स वेरोलाई, ठीक ना। और नंबर 2 पे है सेरिब्लम, बताया ना कि जो उधर सेरिब्रम उधर सेरिब्रल, और ये है सेरिब्लम, सेरिबेलम होता है, पढ़ते हैं सेरिब्लम, ठीक ना। तो पॉन्स वेरोलाई, सेरिब्लम, और फिर है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक। MEDULLA ऑब्लंगेटा, OBLONGATA। तो अब देख लीजिए पूरी फॉर्मेटिंग, अभी इसको आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, और फिर मैं 1 बाय 1 सब पे चर्चा करते चलूंगा, सबको लिखवाते चलूंगा, ठीक ना। यहीं पे ये भी लिख लीजिएगा कि ब्रेन का वजन कितना होता है। तो अगर हम बात करें मेल की, पुरुष का, तो पुरुष के ब्रेन का वजन होता है 1400 सीसी, 1400 ग्राम, ठीक। अगर हम बात करें फीमेल का, तो फीमेल का जो वजन होता है ब्रेन का वो 1250 ग्राम, मतलब यहाँ पे आप 1350 कर लीजिए, 1400 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और महिला का 1250 ग्राम। हंसिएगा मत कि महिला मस्तिष्क में बड़ा कमजोर है, वजन की बात हो रही है। अभी आपको पढ़ाएंगे तो
फिर से बढ़िया समझ जाएंगे आप, ठीक ना। और तब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि भगवान ने महिलाओं का ब्रेन स्पेशली अलग बनाया है, ठीक है। मेल और फीमेल में ये जो ग्राम है तो ये केवल वजन का अंतर है, आकार का अंतर है, साइज बड़ी और छोटी है, ठीक। लेकिन यूज कैसे करना है ये फीमेल बहुत तगड़े से जानती हैं। पुरुष वर्ग नादान ही रह जाते हैं, मासूमियत अंदर रहती है और बहुत सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, होते नहीं है, सामने दिखाएंगे, ठीक ना। तो देखिए अपने को बुद्धिमान ना समझिएगा ज्यादा, ठीक। तो मेल और फीमेल, इसीलिए महिला का 100 ग्राम कम 1350 ग्राम तो दे देता है, कभी कभी 1400 ग्राम, क्योंकि ये कॉमन दे देता है मिला के, ठीक है ना। तो रियल ये है वेट मस्तिष्क का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम 1 बाय 1 आएंगे, सेरिब्रम से स्टार्ट किया जाए। अब देखिए सबसे नंबर 1 फोर ब्रेन में डालेंगे आप हेडिंग सेरिब्रम। सेरिब्रम है क्या? सेरिब्रम को जानने से पहले भी जरा ब्रेन के लेयर को समझ लिया जाए, ठीक ना। ये भी अच्छी बात है, अच्छी बात याद आ गई, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसके पहले ये तो ब्रेन का पूरा ब्रेन, हमारे कितने पार्ट हैं, ये जो मस्तिष्क दिख रहा है और सब के कार्य अलग अलग हैं, ठीक। अब ब्रेन के बारे में जरा बेसिक बात पहले उसको कर लिया जाए तब देखा जाए, ठीक है। तो स्पेशली एक हेडिंग लगा लीजिएगा ब्रेन के लिए, ब्रेन। देखिए जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये एक झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है झिल्ली, ठीक है। और ये झिल्ली से घिरा होता है, उसका नाम होता है मेनिंजिस झिल्ली, मेनिंजिस मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेनिंजिस मेम्ब्रेन की 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 परतों से होती है घिरी हुई। मतलब अगर सपोज दैट आप छोटे से में समझिए, तो अगर ये है क्रेनियम, कपाल अस्थि, ठीक है ना, जहां ब्रेन स्थित होता है, तो 3 लेयर, एक हो गया ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और यहां बैठे हैं हमारे ब्रेन भाई साहब। तो 3 परत है और तीनों परत को हम क्या बोल रहे हैं? मेनिंजिस झिल्ली, मेनिंजिस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और तीनों का नाम है नंबर 1, ठीक। सबके नाम लिखते चलेंगे और उसके बारे में मैं एक लाइन है बता दूंगा, तो नोट कर लीजिएगा। आइए लिखा जाए। तो सबसे पहली परत होती है जिसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक ना। तो ड्यूरा मैटर क्या होता है भाई? तो आप लिखेंगे कि ये सबसे बाहर वाली परत होती है जो कि कपाल अस्थि से जुड़ी होती है, ठीक। फिर ये दिख रहा है आपको नंबर 2, ठीक, वो होता है आर्किनोइड, ठीक है। नंबर 2 आर्किनोइड, इनका क्या काम है? तो परिचय सुनिए। यह मध्य वाली परत होती है जो कोमल ऊतकों से निर्मित होती है। अब यहां ये हार्ड है, ड्यूरा मैटर सबसे तगड़ा जो सामने दिख रहा है, ये वाली सबसे पहली लेयर जो सब ऊपर दिखती है सबको, बाहरी परत। और ये कोमल ऊतक, मतलब कोमल का मतलब डेलिकेट, ऊतक मतलब टिश्यू, मोस्ट डेलिकेट टिश्यू से ये बना होता है आर्किनोइड, ठीक है। और नंबर 3 जो ये दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं पाया या पाई मैटर, ठीक है ना। पिया मैटर मतलब कि मेरा पिया घर आया राम जी, पिया नहीं है, ये पाई या पाया मैटर, ठीक है। यह सबसे भीतरी परत होती है जो मस्तिष्क की सतह से लिपटी होती है, ठीक है। और यहां बैठे हैं आपके ब्रेन बादशाह, ठीक ना, यहीं पे है ब्रेन, क्लियर। अब सोचिए, और यहां पे होता है फ्लूइड, इसको भी लिखवाते हैं आपको। ये पूरा द्रव भरा रहता है, द्रव का बहुत रोल है, बना लीजिएगा बढ़िया से। नोट्स एक प्रॉपर रहना चाहिए, ये सब ट्रेडिशनल है, एक बार बना लेंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक काम आएगा, और ले लेंगे दूसरे को काम आएगा, ठीक ना। तो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, उनका नाम लिखा जाए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड या सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि जैसे कोई आपको यहां मार दिया, ये फट जाएगा, लेकिन दूसरे मैटर में पानी भरा है तो ये झटकों को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। गर्भ में भी यही बात है, माता के बच्चा जब पल रहा है पेट में 9 महीने तो फ्लूइड से घिरा रहता है, इसीलिए झटके नहीं लगते। जैसे एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसमें शीशे का पात्र रख दीजिए, चीनी मिट्टी की मूर्ति रख दीजिए, लात घूसा मारिए,
पानी जुम करके अब झटकों को एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर बाल भी बाका नहीं होगा किसी भी ग्लास का, शीशे ग्लास हो चाहे चीनी मिट्टी का बर्तन हो, ठीक ना। वैसे ही यहां हालत है, झटकों को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मस्तिष्क का पानी ही है, ठीक ना। तो ये भी धारा के पूछ देता है कि मेनिंजिस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है, तो बताएंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज और, इसी मेनिंजिस झिल्ली में अगर रोगाणुओं का हमला हो जाए, रोगाणु मतलब पैथोजेंस, तो मेनिंजाइटिस डिजीज हो जाती है, ठीक ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन तो पूछा भी है। ये तीनों लेयर किसकी है, तो मेनिंजिस की है, और इसी मेनिंजिस झिल्ली पे जैसे पैथोजन का अटैक अगर हो गया तो उसे हम बोलते हैं, उस डिजीज को मेनिंजाइटिस डिसीज, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस डिसीज। और ये मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें होता क्या है, रोगाणुओं का हमला हुआ, तेज सरदर्द और तेज बुखार, और सबसे बड़ी बात कि ये जानलेवा भी है, मतलब आदमी की मृत्यु भी हो सकती है अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो, ठीक है। तो इस बीमारी का नाम ही है मेनिंजाइटिस डिसीज। और राजा राम मोहन राय का आप नाम सुने हैं ना, जो अपने भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं, पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म सभा के संस्थापक, ब्रह्म समाज सुने होंगे, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो नवजागरण के अग्रदूत, उनकी मृत्यु इसी रोग से हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा समाज सुधारक रहा जिसकी मृत्यु ब्रेन के मेनिंजाइटिस डिजीज से हुई थी, वो थे राजा राम मोहन राय। क्लियर। अब हम बात करेंगे पूरी तरह से, अब हम उसी पे आएंगे, सेरिब्रम पे। तो ये ब्रेन की जो बातें थी ये इंपॉर्टेंट थी, जानने लायक थी, और क्वेश्चन भी आता है। तो आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा कि वीडियो में क्या कैसा लग रहा है और पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे इसी की, देख लीजिए इस चीज की, सेरिब्रम की, ठीक ना। आइए नंबर 1 डालिए, सेरिब्रम। सेरिब्रम इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क, जिसकी हिंदी रहेगी उसकी मैं हिंदी लिख दूंगा, इसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। अगर हम बात करें तो यही आपका मेन ब्रेन या लार्ज ब्रेन है, लिख लीजिएगा। अगर हम मेन ब्रेन की बात करते हैं और लार्ज ब्रेन की बात करते हैं तो ये आपका सेरिब्रम ही है, जो मस्तिष्क में सबसे बड़ा, सबसे मुख्य मस्तिष्क है। फिर अगर बात करें कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है, तो आप बताएंगे यही है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, ठीक ना। इसीलिए ये कई चीजों का सेंट्रल पॉइंट भी है, ठीक ना, केंद्र बिंदु है। लिखते चलिए, मैं साथ में लिखता रहूंगा आपको 1 by 1। तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, और यह बुद्धिमत्ता, इंग्लिश में सबकी बोल दूंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक ना। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस, तो बुद्धिमत्ता, स्मृति, याददाश्त की बात हो रही है, मेमोरी की। फिर इच्छा शक्ति, विल पावर, ठीक ना। तो ये बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, इच्छा शक्ति, विल पावर हो गया। फिर आपका ऐच्छिक गतियां, जिसे बोलते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट, ऐच्छिक गतियां, और वाणी, ठीक, ऐच्छिक गति हो गई, वाणी हो गई, और चिंतन, स्पीच, और आपका थिंकिंग, चिंतन का केंद्र है, ठीक है। मतलब अगर आप इंग्लिश में बोलें एक लाइन में, तो इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, स्पीच एंड थिंकिंग। क्लियर। ये सभी चीजों का केंद्र बिंदु है, ठीक ना, जिसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। मतलब अगर हम बहुत अच्छे से व्यवहारिक बात करें तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि यही वो मस्तिष्क है जिसमें हम सोची समझी सूचनाओं का संचय करते हैं, सोची समझी सूचनाओं का संचय करते हैं। क्लियर। मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं और ये आप जो समझ रहे हैं, बड़े हो गए ना, यूपीएससी में कुछ फैक्ट को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक ना, तो बाकी सारे चीज हम बड़े हो गए,
तो हम लोगों को अब चीज ये समझनी है, याद नहीं करनी है। बचपन में हम लोग रटते थे, याद करिए, तो याद करके रट के जाते थे। तो जैसे एक पैराग्राफ पूरा रटे हम लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आया, हम लोग लिखना शुरू किए और बीच में भूला गए, और बीच में भूला गए तो फिर भूल ही गए पूरा। अब बार बार हम लोग मन में याद करते, याद करिए, याद आ रहा होगा आप लोगों को, फिर मन में फिर पूरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, ये ऐसे 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 फिर याद आ गया तो पूरा लिख दिए, क्योंकि हम लोग बातों को, शब्दों के मतलब को समझते नहीं थे, केवल रटते थे, बच्चे थे। आज हम हर शब्दों का अर्थ समझते हैं, मस्तिष्क क्या है, विकसित क्या होता है, स्मृति क्या, बुद्धिमत्ता क्या, तो हम ये समझ रहे हैं। तो जो आप यूपीएससी की पूरी पढ़ाई को पढ़ के समझते हैं, फैक्ट तो रटना पड़ेगा, लेकिन जो पूरी पढ़ाई समझते हैं, सोचते हैं, वो सभी चीजों का जो मेन ब्रेन है वो कौन है? सेरिब्रम है। यही बात होगी तब कहेंगे सर रोट मेमोरी कौन है? रटने वाली उसे बोलते हैं रोट मेमोरी, वो है आपका सेरिब्रम, जो पढ़ाई ना अभी, हिंड ब्रेन, सबसे पीछे मस्तिष्क, लिखवाऊंगा मैं आपको। तो रटने वाली जो केंद्र है वो सेरिब्रम है, और सोचने समझने वाला सेरिब्रम है। दोनों का नाम एक ही तरह है, सेरिब्रम और सेरिब्लम। तो सेरिब्रम सेरिब्रम इसी लगे भूल जाते हैं। समझी चीजें इसमें और रटने वाली चीजें सेरिब्लम में, ठीक? तो लिखवाएंगे ही। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। तो हमारा क्या है वो नंबर दूसरा जो था वो डाइएंसीफेलॉन, डाइएंसीफेलॉन, ठीक ना? और डाइएंसीफेलॉन में जो हमारी चीज थी वो आप पढ़े कि दो चीजें थी, ठीक? एक था थैलेमस और दूसरा था हाइपोथैलेमस। देखिए हर चीज के पीछे बहुत अच्छा लॉजिक होता है, लिख रहा हूं तो बातें याद आ गई। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग मेंस राइटिंग जो करते हैं ना, आंसर राइटिंग, जब असली यूपीएससी का पेपर लिखेंगे और अभी भी जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेंस के लड़के, पेन को कैसे पकड़ते हैं आप? जो देख, मेरे पेन को देखिए मैं कहां पकड़ा हूं। पेन आप सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे, ठीक ना, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास के अगर नियर पकड़ेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी भी होगी और स्पीड बढ़ेगी। लड़के मेंस क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि पकड़ते यहाँ नोखिया पे हैं, हम लोग नोक कहते हैं इसको पूर्वांचल में, नीब, यहीं पकड़ के चापे हैं, चापेंगे तुरंत ही फटने लगेगा अंगुली, दर्द लगेगा करने, और लिख चुके आप 3 घंटे में मेंस, ठीक है ना? किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर कलम है तो बीचों बीच है, ठीक है? अब इस बीच में से जब यहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो अगर मैं यहां पकड़ के लिखूंगा तो बहुत फ्लो में लिखूंगा, अगर मैं यहां पकड़ूंगा तो भार बढ़ जाएगा, उंगलियां दर्द करेंगी, स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में आई? अभी मुझे याद आ गया, हर चीज के पीछे लॉजिक है और जानना चाहिए, मतलब साइंस है, और नहीं जानेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। आप कभी क्लियर करिए, आप ये तो मेरा मान लीजिए इस स्मार्ट बोर्ड का मार्कर है, तो इसमें कैप नहीं है। कैप आप बहुत लोग मैं देखा हूं लड़कों को कि जैसे ही लिखेंगे ना तो यहां पे वो खोले पेन को तो बॉल कैप रख देते हैं, और कुछ क्या करते हैं, वही कैप इसे पिछवा खोस देते हैं। अब पीछे लगा दिए कैप को, अब क्या हुआ? अब आपका सेंटर ऑफ मास कहां चला गया? अब जो यहां था वो यहां आ गया, अब पकड़े हैं आप यहां, अब आपकी भार कितनी बढ़ गई? कभी क्या करेगा, कैप का वजन पेन का कुछ नहीं होता, एकदम हवा होता है। हाथ में लेके देखिएगा, वीडियो देख रहे हो तो अभी ये देख लीजिए कितना है, एकदम हवा है। लेकिन जैसे ही आप इस पर लगाते होंगे पेन का भार बढ़ जाता है। ट्राई करिए, पेन का भार तुरंत बढ़ता होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फिजिक्स का सिद्धांत सामने है ना, साइंस सामने की चीज होती है, प्रैक्टिकल दिखाता है। सामने ही आपका द्रव्यमान केंद्र, जो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र एकदम बीचों बीच होता है, आपने वस्तु को कैप लगा के बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ाया द्रव्यमान केंद्र यहां आ गया और पेन पकड़े यहां, भार बढ़ गई, स्पीड कम हो गई, राइटिंग खराब हो गई, सब चिपोर के आएंगे, ठीक ना, और आते हुए भी लिख नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि पेन हम कहां पकड़ना है, तो सेंटर ऑफ मास के पास पकड़ा जाता है, ठीक। तो देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है, डायेंसीफेलॉन में थैलेमस। तो आइए सबसे पहले लिख लीजिए थैलेमस के बारे में। थैलेमस के बारे में आपको यहां बहुत रोचक चीज समझना है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 2 पार्ट कर देंगे तो आपको देखने में तकलीफ नहीं होगी। इतना डायेंसीफेलॉन सेरिब्रम, और कल की वीडियो में हमारा रहेगा आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन और ब्रेन के डिजीज, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो थैलेमस हमारा करता क्या है भाई, तो सबसे पहली बात लिखेंगे आप कि ये स्पर्श करने, टच, ये स्पर्श करने, फिर सूंघने, ठीक है, फिर स्वाद लेने में सहायक होता है, ठीक। 3 काम, टच करना, सूंघना, स्वाद लेने में, ये सहायक का काम करता है, ठीक ना। टच बताता है
स्मेल बताता है, टेस्ट बताता है, सब में हेल्प करता है थैलेमस। ठीक, फिर अगर दूसरी बात करें, एक साथ बात करें, तो यह दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। अब यहां बात समझिएगा, दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है, ये थैलेमस की जिम्मेदारी। मतलब ठंडा गर्म कैसा है, मुंह में खाना खा रहे हैं, गर्म ठंडा वो की बात नहीं हो रही है। बाहरी ठंडी और गर्मी, बाहर का ताप टेम्परेचर गर्म, बाहर का ठंड सर्दी ठंडा, वो सभी को बताने वाला, पहचानने वाला और कंट्रोल भी करने वाला ये हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का पार्ट थैलेमस होता है। ठीक, और दर्द, पेन, कैसा पेन भाई, तो बाहरी दर्द, आउटर पेन, जो त्वचा के द्वारा आते हैं उन्हें महसूस कराता है, जैसे कांटे का पैर में चुभ जाना, सुई का लगना, सुई लगा रहे हैं, ये सभी दर्द को पहचानने का कार्य किसकी जिम्मेदारी है, थैलेमस की। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, नहीं, बहुत से लोग इतना बता के हाइपोथैलेमस पे आ जाते हैं। अब एक रोचक तथ्य जानिए इस थैलेमस के बारे में, बहुत ही रोचक है। देखिए ये थैलेमस है ना, आज आप जानेंगे साइंस में पढ़ने का लॉजिक, यूपीएससी और यूपीपीएससी के छात्र हैं आप लोग ना, तो थैलेमस को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो कितने समय हमको अपनी जो एकाग्रता बनानी है, जो कहते हैं हमारा दिमाग कंसंट्रेट हो गया, एकाग्र बनाना है, वो कैसे करना है, तो समाधि नहीं लगा लेनी है। पढ़ाई जो कहते हैं ना कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, 20 घंटा पढ़ते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम अगर यूपीएससी का करीब है तो कोई भी लड़का 13-14 घंटा पढ़ सकता है कि 1 महीना प्रीलिम्स बचा है, 1 महीने मेंस बचा है, तो वो पढ़ाई चल रही 14 से 15 घंटे, लेकिन फिर भी 14-15 घंटे, और वो भी एक लगातार नहीं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे में रुक रुक के। और रियल सिद्धांत क्या है वो सामने देखिए, ये थैलेमस है ना, ये थैलेमस हमारा 40 से 45 मिनट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और 50 से 55 मिनट्स, ठीक ना, 40 से 45 मिनट और 50 से 55 मिनट के दौरान उसी के बाद ये सैचुरेट हो जाता है। ठीक ना, क्या हो जाता है भाई, सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब संतृप्त, 100%। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं ना कि बारिश, रेन, बारिश होने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेन क्या है, उस समय भी आप जब पढ़ते हैं कि जल सैचुरेट हो गया तभी बारिश होती है। ठीक है, 100%। तो थैलेमस हमारा 40 से 45 और 50 से 55 मिनट पे ही हो जाता है सैचुरेट, और फिर तब कहें खाली कैसे होगा, तो बस इसको 50 से 55 मिनट के बाद एक छोटा सा 5 मिनट का क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। ठीक ना, और जैसे ही इसको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर से ये भाई साहब 0% हो जाते हैं। अब बात आई समझ में, ये तुरंत क्या हो गए, 0% हो गए, और फिर अब ये 100% के लिए 45-50 मिनट के लिए प्रिपेयर्ड हो गए। इसीलिए बच्चे हम थे तो 1 से लेके एलकेजी से लेके हम लोगों की 12th तक की क्लास कितने मिनट की होती थी, आप बताइए, सही पकड़े, 40 मिनट। काहे नहीं आधा घंटा, काहे नहीं 1 घंटा, काहे 40 मिनट बना, 40 मिनट की पीरियड होती थी। इसीलिए कि 40 मिनट के बाद हमारा ब्रेन इंटर में है, बच्चे हैं, तो 40 मिनट पे ही सैचुरेट कर जाता है। और फिर देखिए सर लोग 5 मिनट 10 मिनट बाद आते थे, उसमें हम लोग ब्रेंच पे उत्पात करना शुरू, हंसी मजाक शुरू, फिर सर आए, टीचर आए, फिर बैठ गए। अब वही जो 5 मिनट का मौका मिला, फिर वो क्या हुआ, तुरंत 100% से 0%। अब कहेंगे ये कहां गया, तो यही ये जो कैपेसिटी है थैलेमस की, इसको बोलते हैं, जो आप गजनी मूवी देखे हैं ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और शॉर्ट टर्म से जैसे ही 5 मिनट का ब्रेक हुआ ये लॉन्ग टर्म में गया, और फिर ये शॉर्ट टर्म 0% होके खाली हो गया, फिर से 100% के लिए। और जब हम बड़े हुए, जब हम डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए, विश्वविद्यालय में पढ़ने, तो वहां के लेक्चर प्रोफेसर कितने मिले, 50 से 55 मिनट, और उसके बाद हम लोग फिर 5 से 10 मिनट का एक अगले प्रोफेसर का वेट कर रहे हैं, गैप हुआ, आपका मस्तिष्क ये फिर से खाली हो गया 0%। इसीलिए कभी भी पढ़ाई एक लगातार नहीं करनी चाहिए, कर भी नहीं पाएंगे। 5 घंटा पढ़ते हैं ना लगातार, लगेगा आपको, लेकिन ध्यान दीजिए हर 1 घंटे का आपका दिमाग उठता होगा, नहीं उठाएंगे आप ना, अपने आप उठ जाएगा। जरा व्हाट्सएप देख लें, इंस्टा देख लें, जरा कुछ कोचिंग की बात याद आ गई, कॉलेज की बात याद आ गई, कुछ नोट्स, मतलब अपने आप दिमाग उठ जाएगा, फिर पढ़ेंगे।
और जैसे हम लोग क्लास लेते हैं तो होता है कि सर आप तो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे, प्राइवेट कोचिंग में 2.5 घंटे चल रहा है, तो उस 2.5 घंटे में हम लोग हर एक आधे घंटे के बाद उसी क्लास में बात भी तो करते हैं अपने में। कोई छात्र क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ हम ही को कुछ पे कुछ रोचक बातें याद आ गई, हंसी मजाक भी हो गई, तो वो आपका ब्रेन हमेशा अपने आप खाली होता रहता है, भरता रहता है, अपना क्रिया करता रहता है। अब बात समझ में आई? ये चीज है पढ़ने का तरीका। इसीलिए जब घर पे भी पढ़े तो आधे घंटे पौने घंटे में उठ जाएं, एक बार 5 मिनट अपने पोर्च बालकनी घूम लें, फिर टेबल कुर्सी पे आके बैठ के पढ़ें। ऐसे जब ब्रेक करके पढ़ेंगे तो 12 घंटे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी बातें पढ़ेंगे उतना गेन करेंगे, आपको याद भी होगा। ये आप देखिएगा, जब आप कॉपी उठाते हैं, जैसे आपने कोचिंग सुबह क्लास गए, फिर आप घर गए, खाना पीना खाए, सो गए, सो के उठे तो 3-4 बजे शाम से पढ़ना शुरू किए कि हम 8 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप 3 बजे अपनी कॉपी खोलते होंगे और पहला और दूसरा या किताब खोलते होंगे, पहला दूसरा पेज आप पढ़ना शुरू किए, वो आप स्पीड कभी देखिएगा, बहुत तेज स्पीड होती है, और जितना पढ़ते होंगे उतना जल्दी गेन भी करते होंगे, सटासट याद हो रहा है। लेकिन जैसे ही 6-7 पेज 8 पेज 1 घंटा बीता, तो जो खोले थे वो स्पीड जो पहले पन्ने की थी ब्रेन की, पढ़ना और गेन करना, वो 6वें पेज पे नहीं होती होगी, देख लीजिएगा। अब वो भारी लगेगा, हल्का सा भार लगेगा, फिर थोड़ा सा लगेगा ऊब रहे हैं। इसीलिए हम अपने आप उठ जाएं 40-45 मिनट पे पढ़ने के बाद। जब लगातार पढ़ेंगे तो नींद आती है, नींद भी नहीं आएगी। उठेंगे आधे घंटे पौने घंटे पे और उसके बाद 1 घूंट पानी पीजिए, नींद भगेगी, फिर पढ़ाई करिए। समझ रहे बात को? तो ये है आपका थैलेमस, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं हाइपोथैलेमस। आइए अब देखिए नंबर 2, जिसको हम बताए अभी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन्हें हिंदी में भी बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब वो थैलेमस था, ठीक है। सबसे पहली बात अगर इनकी किया जाए तो ये क्या करते हैं भाई, तो आप सीधे लिखिएगा कि यह ऑटोमेटिक फीलिंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। ऑटोमेटिक फीलिंग, अब ये क्या है भाई, तो ऑटोमेटिक फीलिंग मतलब भूख प्यास का लगना, ठीक। फिर क्रोध, एंग्री, फिर खुशी, हैप्पीनेस, फिर प्यार, लव, यही होता है, आई लव यू, आई हेट यू, तो प्यार, फिर नफरत, फिर ताप, शरीर के आंतरिक तापमान, बाह्य तापमान थैलेमस, आंतरिक टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। तो जितनी भी ऑटोमेटिक फीलिंग हमारी है, ये ऑटोमेटिक फीलिंग के लिए कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, तो बताएंगे हाइपोथैलेमस। किसी से प्यार का हो जाना, किसी से नफरत हो जाना, किसी पे गुस्सा आ जाना, किसी पे खूब खुशी हो जाना, खुशी हो रही है, वो सारी चीजों का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कौन है, वो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक। इतना ही नहीं, जो तापमान लिखे हैं तो क्या करता है भाई, लिख लीजिएगा, यह पसीना ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स, यह पसीना ग्रंथियों को पसीना निकालने के लिए उत्तेजित करता है, पसीना निकालने के लिए क्या करेगा भाई, स्टिमुलेट्स करेगा, उत्तेजित, या इसी को बोलते हैं प्रेरित, ठीक है, प्रेरित करता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर का तापमान बना रहता है। इसी कारण इस ब्रेन को थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक ब्रेन कौन सा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जैसे अभी तुरंत गर्मी आई और आप कोई वर्क कर दिए, या पंखा नहीं चल रहा, लाइट कट गई, इन्वर्टर फेल हो गया, पसीना शुरू होने लगता है, कैसे, गर्मी शुरू, तो गर्मी जैसे हुई, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो तुरंत ये क्या करेगा, पसीना निकलना शुरू करेगा, और फिर पसीना आपके पूरे शरीर पे आया और हल्की भी हवा चली, अब वो ठंडा शीतल लग रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। और जैसे ही गर्मी महसूस करना, वैसे पसीना निकाल देना कि बॉडी अब गर्म हो रही है, फाट जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी गर्म हो रही है तो पसीना निकाल दो, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा, और भी ये आंतरिक दर्द को महसूस करवाता है, लिख लीजिएगा। देखिए, जो थैलेमस था वो बाह्य दर्द को महसूस करवा रहा था, ये आंतरिक, यह इंटरनल पेन, यह आंतरिक दर्द को महसूस करवाता है, ठीक है। जैसे
पेट या दर्द में सिर, जैसे पेट में दर्द या सिर में दर्द होना, जैसे पेट या सिर में दर्द होना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, अब यहां तक आप बात समझे। अभी तक हम लोगों ने केवल अग्र मस्तिष्क की बात की है, तो फोर ब्रेन की। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में हमने पढ़ा सेरिब्रम, डाइएंसीफेलॉन। डाइएंसीफेलॉन के दो पार्ट, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम फिर बचे पार्ट को देखेंगे, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन और ब्रेन डिजीज, और वही बताएंगे जो बताए ना कि पुरुष लोग 1350 ग्राम पाके जो बहुत खुश हो गए होंगे, जिसने बताया कि हम लोग का वजन ब्रेन का तगड़ा है 100 ग्राम, और महिलाओं का मस्तिष्क कम है। कम नहीं, वजन कम है, तेज बहुत चलता है, वो भी कल समझाएंगे। ठीक है, आज आप लोग मन से पढ़िएगा। जितने भी आपके ग्रुप होंगे, टेलीग्राम से लेके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सभी जगह वीडियो शेयर करिएगा, ताकि ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों तक भी पहुंचे जो बहुत से कारणवश से कोई बढ़िया बढ़िया कोचिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हर जगह शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट करेंगे तभी तो मैं समझूंगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।